हेलो। मैं आपको इस पेज में बताने वाला हूँ कि प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट्स इंटरेस्ट सिंपल इसके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टेट को फाइनेंशियल मैटर्स में नुकसान ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ स्पेशल रूल बनाते हैं। कुछ टाइप के टैक्स रिलेटेड बिल्स तब ही पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है जब प्रेसिडेंट रिकमेंड करता है। तो ये बिल डायरेक्टली स्टेट के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, इसलिए बिना प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन के इंट्रोडक्शन नहीं किया जा सकता। दैट बिल इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। अब इसमें हम पढ़ेंगे कुछ बिल के बारे में जो डायरेक्टली इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। पहला है, कौन से बिल के लिए प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन ज़रूरी है। पहला है अ टैक्स और ड्यूटी रिलेटेड बिल जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट हो। पहला है जैसे ऐसा बिल जो कि टैक्स या ड्यूटी इम्पोज करने या बदले और जिसके पैसे इम्पैक्ट स्टेट से रिलेटेड हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, पेट्रोल जिसका कुछ हिस्सा स्टेट को मिलता है और कुछ सेंटर को। तो एक्सपोर्ट ड्यूटी जिसका रेवेन्यू स्टेट को शेयर कर होता है। ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक है। सेकेंड है बिल जो एग्रीकल्चरल इनकम की डेफिनेशन चेंज करे। वो बिल जैसे कि एग्रीकल्चर इनकम स्टेट के सब्जेक्ट है, या फिर इसका डेफिनेशन बदलने से स्टेट का टैक्स पावर अफेक्ट होता है, इसलिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल भी इसमें चाहिए होता है। स्टेट तीसरा है बिल विच अफेक्ट प्रिंसिपल्स ऑन विच मनी आर और मे बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द स्टेट्स। इसका मतलब ये है कि जो बिल जो स्टेट को मिलने वाले मनी शेयरिंग प्रिंसिपल को अफेक्ट करे, ऐसा बिल जो ये चेंज करे कि सेंटर कौन सा पैसा स्टेट को देगा, किस बेसिस पे देगा और कितना देगा। ठीक है। और चौथा है बिल अगर सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज इम्पोज करे जिसमें स्टेट का इंटरेस्ट हो सकता है। और बिल जो सेंटर के किसी स्पेसिफिक टैक्स पर सरचार्ज लगाए। अ बिल विच इम्पोज एनी सरचार्ज ऑन एनी अफेक्ट स्पेसिफिक टैक्स और ड्यूटी फॉर द पर्पज ऑफ द सेंटर। तो ये चारों बिल पे डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो इन बिल के लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन ज़रूरी है। अब हम पढ़ेंगे टैक्स ऑन ड्यूटी in which state are interested means a tax duty is the whole part of the net proceed whereof are assigned to any states. A tax duty to be reference to the net as proceeds wherein some are on for the time being payable out of consolidated fund of India to any states. इसमें ये बताया गया है कि जिस टैक्स ऑन ड्यूटी इन विच स्टेट आर इंटरेस्टेड, इसमें ये बताया गया है कि इनका सिंपल मीनिंग है जिस टैक्स का सारा या कुछ हिस्सा स्टेट को मिलता है, या जिस टैक्स के पैसे नेट प्रोसीड सेंटर टेम्परेरी करके स्टेट को देता है। एग्जांपल, इनकम टैक्स का शेयर, जीएसटी कंपनसेशन, एक्साइज ड्यूटी का कुछ पोर्शन। नेट प्रोसीड्स मतलब सिंपल मीनिंग जब टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से कलेक्शन कॉस्ट माइनस करके जो बचता है वो नेट प्रोसीड्स होते हैं। ठीक है। जब कोई टैक्स कलेक्ट होता है उसमें से जो कलेक्शन कॉस्ट माइनस करते हैं उसको हम बोलते हैं नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स का कैलकुलेशन कौन क्लैरिफाई करता है? CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ही सर्टिफाई इज फाइनल। ठीक है। और उनका सर्टिफिकेशन होता है। उसके बाद है बोरोइंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट्स। ये हम पढ़ेंगे अब नेक्स्ट पे। ठीक है। तो बोरिंग बाय द सेंटर एंड द स्टेट, इसका हम पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कैसे लोन ले सकता है, किस लिमिट में, और कैसे गारंटी दे सकता है। ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट की बोरिंग पावर जो हम पढ़ेंगे, इंडिया के अंदर से भी लोन, ये क्या कर सकते हैं, इंडिया के अंदर से भी लोन ले सकती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन बोरो इधर विद इंडिया और आउटसाइड ऑफ द अपॉन द सिक्योरिटी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और इंडिया के बाहर फॉरेन बोरोइंग से भी लोन ले सकती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी के रूप में
रख कर लोन ले सकती है, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को सिक्योरिटी के रूप में ये लोन ले सकती है इंडिया में एज वेल एज बाहर से, इंडियन गवर्नमेंट चाहे तो, ठीक है। और ये गारंटी दे सकती है, कंसोलिडेटेड फंड को सिक्योरिटी के रूप में ये गारंटी दे सकती है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ सब पार्लियामेंट द्वारा फिक्स की गई लिमिट्स के अंदर ही होनी चाहिए। जो भी बोरोइंग सेंट्रल गवर्नमेंट कर रहा है वो पार्लियामेंट के द्वारा फिक्स की गई उसी के अंदर होनी चाहिए लिमिट उसकी। अब तक पार्लियामेंट ने बोरोइंग लिमिट्स को स्ट्रिक्टली डिफाइन नहीं किया है, ठीक है। सो पार्लियामेंट हैज़ नॉट so far not so such law has been enacted by the parliament. Second, similarly state government give borrowing power. Similarly state government can borrow within India not abroad. तो स्टेट गवर्नमेंट इंडिया से बोरिंग कर सकता है लेकिन अब्रॉड से नहीं कर सकता है, सिर्फ इंडिया के अंदर से ही लोन ले सकती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट की सिक्योरिटी रखकर बोरो कर सकता है, ये गारंटी दे सकती है। और ये भी स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा फिक्स की गई लिमिट में होती है, ठीक है। बट बोथ विद इन द लिमिट्स फिक्स्ड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट्स। तीसरा है सेंटर स्टेट के लोन दे सकता है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक लोन्स टू एनी ऑफ द स्टेट और गिव गारंटी इन रेस्पेक्ट द लोन रेज्ड बाय द एनी स्टेट्स। एनी सम्स रिक्वायर्ड फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग सच लोन्स आर टू बी चार्ज ऑफ द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इसमें ये बता रहा है कि सेंटर स्टेट को लोन दे सकता है या स्टेट के लिए गारंटी दे सकता है। सेंटर को जो भी पैसा चाहिए इस पर्पस के लिए वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जा सकता है। चौथा है अ स्टेट कैन नॉट रेज एनी लोन विदाउट द कंसेंट ऑफ द सेंटर इफ़ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग इन एनी पार्ट ऑफ द लोन to made to the state by the center in respect in which the guarantee has been given by the center। इसमें ये बता रहा है कि स्टेट ने पहले सेंटर से कोई लोन लिया हो और उसका कुछ रिपेमेंट अभी तक बाकी हो तो स्टेट किसी और से नया लोन नहीं ले सकता बिना सेंटर के परमिशन के। सिंपल वर्ड्स में देखें तो ये बोल रहा है जब तक सेंटर का पुराना लोन रिपे नहीं होता स्टेट की बोरिंग पावर रिस्ट्रिक्ट होती है, ठीक है। तो जब तक सेंटर का रिपे पूरा नहीं होता तो तब तक स्टेट स्ट्रिक्ट में रहेगा, स्ट्रिक्ट उसकी पावर, ठीक है। इंटर स्टेट टैक्स इम्यूनिटीज़ मतलब सेंटर और स्टेट एक दूसरे पर टैक्स नहीं लगा सकते कुछ रूल्स के साथ, ठीक है। पहला रूल क्या है, पार्ट है एग्जम्पशन ऑफ सेंट्रल प्रॉपर्टी फ्रॉम द स्टेट टैक्सेशन। इसमें क्या कह रहा है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकती, ये बोलना चाह रहा है, ठीक है। स्टेट की कोई भी बोर्ड जैसे म्यूनसिपैलिटीज़ हो गई, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हो गया, पंचायत अथॉरिटी हो गया, सेंटर की प्रॉपर्टी टैक्स नहीं लगा सकती। एग्जांपल आर्मी का लैंड हो गया, रेलवे प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। आर्मी का लैंड हो गया या रेलवे प्रॉपर्टी हो गई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हो गई, ठीक है। ऑफिस हो गए, इनके वेयर हाउसेस हो गए, इक्विपमेंट्स हो गए, तो इन सब पे स्टेट सेंटर के टैक्स नहीं लगा सकती इन प्रॉपर्टी। व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी हियर, प्रॉपर्टी लैंड, बिल्डिंग, कार, मशीनरी, फर्नीचर, शेयर, डैट, मूवेबल इमूवेबल आइटम्स, टेंजिबल इंटेंजिबल, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट पार्लियामेंट कैन रिमूव दिस एग्जम्पशन। पार्लियामेंट अगर चाहे तो ये लॉ बना सकती है कि सेंट्रल प्रॉपर्टी को स्टेट को टैक्स के अंदर ला सकती है। अगर पार्लियामेंट चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट के इस प्रॉपर्टीज़ को स्टेट के टैक्स में लेके आ सकती है। दूसरा है एग्जम्पशन ऑफ प्रॉपर्टी इनकम टैक्स फ्रॉम सेंट्रल टैक्सेशन। एग्जम्पशन ऑफ स्टेट प्रॉपर्टी और इनकम टैक्स फ्रॉम टैक्सेशन ये बोलता है कि सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पर टैक्स नहीं लगा सकती लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का लैंड, बिल्डिंग, स्टेट ओन्ड एसेट्स ऑल एग्जम्प्टेड फ्रॉम सेंट्रल टैक्स। तो यही बोल रहा है कि जो सेम रूल है, अगर सेंटर की स्टेट की कोई बिल्डिंग कहीं दूसरी जगह पे या स्टेट की कोई बिल्डिंग पे स्टेट भी कोई सेंट्रल स्टेट के कोई बिल्डिंग पे या कोई लैंड पे टैक्स नहीं लगा सकता, ठीक है। जैसे बिल्डिंग है, स्टेट ओन एसेट्स है, ये भी टैक्स नहीं है। बट सेंटर स्टेट्स के कमर्शियल ऑपरेशन पर टैक्स लगा सकता है। अगर स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है या फिर स्टेट माइनिंग ऑपरेशन है, स्टेट इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, तो इस पर सेंटर चाहे तो टैक्स लगा सकता है। तो सेंटर और कमर्शियल एक्टिविटी पर टैक्स लगा सकता है अगर पार्लियामेंट
अगर पार्लियामेंट लॉ बनाए तो पार्लियामेंट कैन डिक्लेयर एनी स्टेट्स बिजनेस एज नॉन टैक्सेबल। अगर पार्लियामेंट डिक्लेयर करे कि कोई एक्टिविटी ऑर्डरली फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रॉपर्टी एक्टिविटी ऑर्डरली फंक्शन है तो गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं, तो पार्लियामेंट डिक्लेयर कर सकते हैं स्टेट बिजनेस इज नॉन टैक्सेबल। तो सुप्रीम कोर्ट 1963 में बोलता है स्टेट प्रॉपर्टी पर टैक्स एग्जम्पशन कस्टम और एक्साइज ड्यूटी पर अप्लाई नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि सेंटर कस्टम ड्यूटी लगा सकता है स्टेट के इम्पोर्टेड गुड पर। ठीक है, सेंटर चाहे तो स्टेट के इम्पोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगा सकता है, सेंटर एक्साइज ड्यूटी लगा सकता है स्टेट के मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर, और मैन्युफैक्चरिंग गुड्स पर भी सेंटर लगा सकता है कौन सा एक्साइज ड्यूटी। ठीक है, बट इमरजेंसी के टाइम पे ये सारे रूल्स के इसमें क्या इफेक्ट होता है वो हम पढ़ेंगे। नॉर्मल टाइम में सेंटर और स्टेट के बीच में फाइनेंस का डिस्ट्रीब्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करता है, लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे ये अरेंजमेंट चेंज हो सकता है। लेकिन इमरजेंसी के टाइम पे कैसे चेंज हो सकता है? दो टाइप के इमरजेंसीज पे हो सकता है, दैट इज़ नेशनल इमरजेंसी, दैट इज़ आर्टिकल 352। द सेकेंड वन इज़ फाइनेंशियल इमरजेंसी, दैट इज आर्टिकल 360। इनमें क्या होता है कि नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन रेवेन्यू शेयरिंग सिस्टम का मॉडिफाई कर सकता है। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच में जो टैक्सिंग शेयरिंग रूल है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, वो रूल जो है इनकम टैक्स शेयर, ग्रांट्स इन एड ड्यूटीज एक्सेट्रा, प्रेसिडेंट उनको चेंज या रिड्यूस या टेम्पररी कैंसिल कर सकता है। अगर प्रेसिडेंट चाहे तो उसको रिड्यूस और टेम्परेरी कैंसिल कर सकता है। ठीक है, वो शेयरिंग अरेंजमेंट्स को। सेंट्रल स्टेट को जाने वाला पैसा कम या बढ़ सकता है, तो सेंट्रल और स्टेट के बीच में जो भी पैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, टैक्स ग्रांट्स फाइनेंस ट्रांसफर। ये मॉडिफिकेशन पूरे इमरजेंसी के टेन्योर पे लगता है, और जिस फाइनेंशियल ईयर में इमरजेंसी एंड होती है उस साल के एंड तक वैलिड रहता है। ठीक है, सपोज करो फाइनेंशियल इमरजेंसी एंड हो गई 2025 में, ठीक है, तो उस साल तक ये इमरजेंसी ये रूल्स रहेंगे। सिंपल वर्ड्स में बोले तो इमरजेंसी में सेंटर को एक्स्ट्रा फाइनेंशियल पावर मिल जाती है और स्टेट सेंटर पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ये कब होता है? सेंटर कैन गिव स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल इंस्ट्रक्शन टू द स्टेट्स। तो सेंटर चाहे तो स्टेट को स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल वो इंस्ट्रक्शन दे सकता है। और सेकेंड थिंग क्या कर सकता है, सेंटर स्टेट्स के फाइनेंशियल प्रॉपर्टीज फॉलो करे, मतलब एक्सपेंस कंट्रोल करो, खर्चे में डिसिप्लिन रखो, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर बंद करो, सैलरीज एंड अलाउंसेस। तो इसमें क्या लिख रखा है कि सेंट्रल जज, सिविल सर्वेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, टीचर, सबके सैलरीज और अलाउंसेस कट करने को बोल सकती है। स्टेट एम्प्लॉय भी इंक्लूडेड है इसमें। ठीक है, तो अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी है तो स्टेट्स के फाइनेंशियल इमरजेंसी मतलब द प्रोग्राम ऑफ फाइनेंशियल आर्टिकल 360 इज इन ऑपरेशन। फाइनेंशियल इमरजेंसी का सिंपल मतलब यही है कि स्टेट और सेंटर दोनों, सिंपल वर्ड्स में बोले तो इन सब चीज़ों में क्या रहा है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में सेंटर को स्टेट की फाइनेंस पर कंट्रोल मिल जाता है, और मनी बिल और फाइनेंशियल बिल प्रेसिडेंट के पास भेजने होंगे। स्टेट लेजिस्लेचर में पैसा से रिलेटेड कोई भी बिल तब तक पास नहीं हो सकता जब तक प्रेसिडेंट अप्रूव ना करे। तो ये सब थे फाइनेंशियल इमरजेंसी।